हाय एवरीवन, वेलकम टू EduTap and your 10 minutes a day series for JAB examination। आज हम कवर करने वाले हैं लास्ट पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर करंट एसेट। एंड ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे सोर्सेज को देखा था कि कैसे अगर एक कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन को अगर वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, अपने करंट एसेट्स को मैनेज करना है, तो क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जहां से वो उस पर्टिकुलर फाइनेंस को लाने वाले हैं जो उनके डे टू डे ऑपरेशंस में काम आएगा। सो पार्ट 2 के अंदर वी विल बी सीइंग अनदर सोर्सेज, बट इफ यू हैवंट सीन पीवाईक्यूज तो आप एक बार पीवाईक्यूज का लिंक चेकआउट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप असेस कर पाओगे। एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां से आपको मिलेगी, कैसा पैटर्न होता है एग्जाम का, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे केस स्टडीज आती हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, एंड पर्टिकुलरली क्या क्या टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, यू विल बी गोइंग टू नो। सो आप एक बार जरूर चेक करना उसको। सो लेट्स स्टार्ट, क्या क्या सोर्सेज हमारे हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका कमर्शियल पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं पर्टिकुलरली। एंड कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1990 में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे आपको कोई कोलेटरल नहीं चाहिए, बहुत इजीली बिना किसी बहुत सारी गाइडलाइंस कंडीशंस के इशू हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। एंड यहाँ पर आपका एक है मेन थिंग इज, ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये दो तीन की टर्म्स आपको याद रखने, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये अनसिक्योर्ड है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट इसको इशू किया जाता है। एंड 1990 में ये आया था। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इसको इशू कर सकता है कमर्शियल पेपर को? कंपनीज इंक्लूडिंग एनबीएफसी, जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, आर परमिटेड टू रेज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज कर सकते हैं। एंड मेन थिंग ऑल्सो, यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं बिकॉज जो हमारे करंट एसेट्स, हमें मैनेज भी करंट एसेट्स को करना है, तो जो सोर्सेज हम लेके आने वाले वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, हम उनको नेक्स्ट 12 मंथ्स में क्या कर देंगे, रीपे कर देंगे। एनी बॉडी कॉपरेट विद मिनिमम नेटवर्थ उसकी 100 सीआर और हायर होनी चाहिए, देन ओनली ही कैन इशू द कमर्शियल पेपर। एनी अदर एंटिटी जो स्पेसिफिकली परमिटेड है, जिसको रिजर्व बैंक ने बोल दिया, वो खुद से इशू कर पाएगा। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी सेम लिमिट है, दैट इज विद मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 100 सीआर और हायर की। सो दिस वाज ऑल द क्राइटेरिया जो आपको यहाँ पर फॉलो करना है कमर्शियल पेपर के लिए। आप 100 सीआर का जो लिमिट है वो आपको जरूर याद रखनी है। एंड अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज फैक्टरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। जस्ट आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसेप्ट को याद करना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है। कभी कभार सप्लायर ने जब कस्टमर को सामान दिया, तो अब उसका अगर कस्टमर के पास पैसे नहीं है तो वहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा किसके पास? सप्लायर के पास। बट अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर एग्जांपल अगर 2 मंथ्स का है, बट अगर सप्लायर को अभी इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट है, सो व्हाट ही कैन डू इज दैट, वो बैंक के पास जा सकता है, बैंक के पास जाकर ये बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को देगा। बैंक इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले अभी इमीडिएटली पेमेंट इसको दे देगा, सप्लायर को दे देगा, बट ऑब्वियसली देयर वुड बी सम डिस्काउंटिंग चार्जेस वहां पर फॉलो होने वाले हैं। फैक्टरिंग भी उसी का एक टाइप होता है, बट यहाँ पर एक कंपनी क्या करती है, अपने सारे डेटर्स को क्या करती है, उनके इनवॉइसेस को सेल करती है एक पर्टिकुलर एजेंसी को या फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो बैंक के अलावा कोई भी हो सकता है। मोस्टली बैंक इन ट्रांजेक्शन को नहीं करते, एनबीएफसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरी बैलेंस शीट के अंदर डेटर शो हो रहे हैं, दैट इज फॉर 1 सीआर। अब इन ये जो 1 सीआर के डेटर्स है, कोई मुझे 2 महीने बाद पेमेंट करेगा, 3 मंथ्स बाद, या फिर 6 मंथ्स, 1 ईयर के अंदर मेरी सारी पेमेंट्स आने वाली है। बट अगर मुझे अभी ये पेमेंट सारी चाहिए, आई वांट कि मुझे इमीडिएटली कैश मिल जाए, तो मैं एक फैक्टरिंग एजेंट के पास जाऊंगा या फिर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाऊंगा, और मैं अपनी सारी इनवॉइसेज उनको सेल कर दूंगा। वो रिकॉर्ड्स के साथ हो सकती है, विदाउट रिकॉर्ड्स हो सकती है, और उसके बदले मुझे अभी पेमेंट मिल जाएगी। ऑब्वियसली पूरी पेमेंट नहीं मिलेगी, बट कुछ इंस्टॉलमेंट्स में, या फिर मुझे 80% ऑफ द पेमेंट इमीडिएटली मिल जाएगी, जिसको मैं अपने बिजनेस के अंदर यूज कर पाऊंगा। तो फैक्टरिंग के एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जहां पर मेरा बिजनेस क्या करने वाला है, सेल करेगा अपने अकाउंट्स रिसीवेबल, जो भी मेरे डेटर्स हैं, बिल अकाउंट रिसीवेबल है, सेम थिंग है। इनवॉइसेस को मैं सेल करूंगा टू अ थर्ड पार्टी एट अ डिस्काउंट। तो यहाँ पर भी जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक डिस्काउंट होता है, ऑब्वियसली बैंक अपने चार्जेस वहां पर लेगा जो वो आपको इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है। तो इसी तरह फैक्टर भी क्या करेगा, अगर वो डिस्प्यूट आ रहा है तो उसका भी चार्जेस ही वुड बी चार्जिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। आरबीआई ने क्या एडवाइस किया कि दैट बैंक्स ऑफरिंग फैक्टरिंग सर्विसेज में डिसाइड परसेंटेज, वहां पर आपको चेक करना है कि इनवॉइस का कितना परसेंट अमाउंट आप इमीडिएटली पे करने वाले हो। वो किस पे डिपेंड करेगा कि क्रेडिट वर्दीनेस क्या है बायर की, उसके बेसिस पे कुछ कमर्शियल कंसीडरेशन के ऊपर वो चेक होगा। तो यहाँ पर आप स्टेप भी देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले डेटर इज द पार्टी जिसने क्या किया, यहाँ पर पेमेंट करेगा फैक्टर को, एज वेल एज एक क्लाइंट फर्म होगा एंड एक फैक्टर होने वाला है। तो यहाँ पर क्लाइंट फर्म कौन है, जो पर्टिकुलरली जिसके इनवॉइसेस है, और डेटर कौन है, जिन्होंने सामान लिया है। फॉर एग्जांपल जो 1 सीआर की हमने बात करी कि जिन पर्सन से हमने पैसा लेना है,
दैट इज हमारे डेटर्स हो जाएंगे। तो इन्होंने रॉ मटेरियल के लिए आस्क किया, यहाँ पर रॉ मटेरियल्स जा चुके हैं, बट अभी पेमेंट नहीं हुई है। जस्ट इनवॉइस किसके पास है, क्लाइंट के पास है कि इतना अमाउंट पेंडिंग है अभी लेना। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑब्वियसली फैक्टर का रोल आएगा। फैक्टर क्या करने वाला है, यहाँ पर इनवॉइसेस किसको सेल कर दी जाएंगी, इस फैक्टर को। फैक्टर डायरेक्टली पेमेंट कर देगा। अब पेमेंट बाद में जब फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ड्यू होगा उन इनवॉइसेस का, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेमेंट रिसीव करना, डेटर से रिसीव करेंगे मेक पेमेंट फॉर द फैक्टर को, वो पेमेंट डायरेक्टली जाने वाली है। अब इसी का एक सिंपलर वर्जन जो एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है वो क्या आ जाता है हमारा, दैट इज नोन एज फॉरफिटिंग। जस्ट सिमिलर है। जो हमने फैक्टरिंग की बात करी वो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के अंदर होता है, जहां पर दोनों पार्टी जो इन्वॉल्व होती है वो कौन होती है, इंडिया के अंदर या फिर डोमेस्टिकली इन्वॉल्व है। बट अगर एक पार्टी फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पर जो टर्म यूज होगी दैट वुड बी नोन एज फॉरफिटिंग। बाकी सारी चीजें आपकी बिल्कुल सिमिलर रहने वाली है। यूज्ड ओनली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट वेयर द सेल इज सपोर्टेड बाय बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट। बट जो फॉरफिटिंग है आपका, वो हमेशा क्या होने वाला है, ऑलवेज विदाउट रिकोर्स होगा। विदाउट रिकोर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब क्लाइंट ने तो अपनी इनवॉइसेस क्या कर दी, सेल कर दी, किसको, फॉरफिटर को, जो एक थर्ड पार्टी, जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब अल्टीमेटली अगर जो डेटर्स है जो डेटर्स है अगर डेटर्स डिफॉल्ट कर देते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्लाइंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर फॉरफिटर वो पैसा रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो वो उसका लॉस होगा। दैट इज यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, हम विदाउट रिकोर्स बोलेंगे। देयरफॉर द एक्सपोर्टर डज नॉट कैरी द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय द बायर। सो यू कैन गो थ्रू द स्टेप्स जो यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, आपको प्रॉपर प्रोसीजर समझ आएगा। दैट इज सबसे पहले इंपोर्टर जब इंपोर्ट करेगा तो रिसीवेबल सेंड टू द वेलिंग गारंटी के लिए जाएंगे। देन गारंटेड रिसीवेबल्स किसके पास आ जाएंगे, इंपोर्टर के पास आ जाएंगे। और फिर वो गारंटी किसके पास चली जाएगी, एक्सपोर्टर के पास। अल्टीमेटली जब ये ट्रांजेक्शन पूरी हो जाएगी, तो फिर एक्सपोर्टर अल्टीमेटली क्या करने वाला है, जिसने ये गुड्स किसको भेजे थे, इंपोर्टर को भेजे थे। अब यहाँ पर इनवॉइसेस आ चुकी है, गारंटी आ चुकी है, तो वो गारंटी किसके पास जाएगी, अल्टीमेटली फॉरफिटर के पास। जिसके बेसिस पे अल्टीमेटली हम क्या करें, जो हम पहले इनवॉइसेस को सेल कर रहे थे, यहाँ पर हम इनवॉइस गारंटी को सेल कर रहे हैं, रिसीवेबल को सेल कर रहे हैं एट अ डिस्काउंट ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस पे ही हमेशा होगा। अब अल्टीमेटली फॉरफिटर क्या करेगा, फॉरफिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फाइनेंस देने के बाद कि जो भी पैसा रिकवर करना है वो किससे रिकवर होगा, फिर डेटर से रिकवर होगा या फिर जिनके वो गारंटेड रिसीवेबल्स है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, जो हमने बहुत सारे सोर्सेज के बारे में स्टडी किया कि क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिससे हम करंट एसेट्स के लिए अपना पैसा मैनेज कर सकते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल को। एंड इफ यू वांट एनी गाइडेंस, यू नो कि एडुटैप पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं। सो यू कैन विजिट द एडुटैप वेबसाइट एंड यहाँ पर यू कैन गो टू द जैप कोर्सेज, जहाँ पर पर्टिकुलरली रिगार्डिंग जैप आपके लिए जो भी कोर्सेज अभी करंटली रनिंग है दैट विल बी शोइंग टू यू। यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन। अभी करंटली वी आर रनिंग विद लाइव क्रैश कोर्स बैच 2, जिसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग आपकी क्लासेस होती है फॉर पर्टिकुलर 2 आवर्स, एंड 15 क्लासेस फॉर एवरी सब्जेक्ट आपकी होती है। चारों कंपोनेंट्स आपके कवर होंगे। यू विल बी गेटिंग लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो। यू कैन गो थ्रू द क्लासेस। क्लासेस में भी आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे। आफ्टर दैट यू वुड बी गेटिंग पर्टिकुलरली बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे फॉर योर प्रिपरेशन। देन इफ यू वांट कि आपको सिर्फ मास्टर कोर्स के लिए जाना है, आपको धीरे धीरे स्टडी करनी है, एंड यू वांट कि एंटायरली हर एक कंसेप्ट आपका कवर अप हो, सो यू कैन गो फॉर द मास्टर कोर्स, जहां पर चारों कंपोनेंट्स के लिए यू वुड बी गेटिंग कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी वहां पर रहेंगे, पीवाईक्यूज, एवरी पर्टिकुलर थिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। इफ यू वांट फर्दर नॉलेज, तो आप यहाँ पर ब्रोशर को चेक कर सकते हो, कब आपकी क्लासेस होंगी, किस टाइमिंग्स पे होंगी। यू कैन चेक द ब्रोशर, जिसमें आपको प्रॉपरली एंटायरली डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। सो यू कैन चेक आउट द कोर्सेज, एंड जो भी आपको अपने लिए बेस्ट लगता है यू कैन गो फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।